स्वागत है आपका BHIC 131 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम इसके इकाई 2 में भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल को पढ़ेंगे, जिसमें हम धौलावीरा, अमरावती, तक्षशिला, सांची, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़, भीमबेटका इत्यादि महत्वपूर्ण पुरातात्विक जो स्थल हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि इसमें बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें BHIC से महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं। तो उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी लिंक वीडियो के मिल जाएंगे, वहां जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही BHIC 131 के सेशन 2022 और 2023 के जो स्टूडेंट है, अगर वो अपना असाइनमेंट तैयार करना चाहते हैं तो सॉल्व्ड असाइनमेंट का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देखकर अपने असाइनमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे, समझेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल। इसमें हम प्रारंभ करें तो भीमबेटका से हम आरंभ करते हैं। देखते हैं भीमबेटका को, जो कि एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला है, वहाँ स्थित है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित जो रायसेन जिला है वहाँ स्थित है। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है भीमबेटका स्थल की, इसकी खोज VS वकनाकर ने की थी, जो कि 1957 में उन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि विंध्य पहाड़ियों के जो बलुआ पत्थर की जो संरचना है में 700 से अधिक गुफा और शैल गुफाओं का एक परिसर है। गुफाओं और शैल गुफाओं का निर्माण किया गया है। वहीं हम देखें तो स्थल पर नियमित उत्खनन ने पुरापाषाण से मध्य पाषाण काल तक एक लंबे अनुक्रम को नियमित रूप से प्रकट किया है। जब इस स्थल की खुदाई की गई तो उत्खनन के क्रम में हम देखें जो पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक के अवधि के बहुत सारे साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। वहीं हम देखें तो मध्य पाषाण काल के बाद कुछ मानवीय उपस्थिति और गतिविधियाँ ऐतिहासिक अवधि तक रुक कर जारी रही। यहाँ हमें देखें तो मध्य पाषाण काल के बाद जो हम वहाँ पे कुछ मानवीय उपस्थिति के साक्ष्य भी प्राप्त करते हैं, हमें वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है मानवीय गतिविधि का। इस प्रकार हम देखें इस ऐतिहासिक अवधि में जो मानवों की जो क्रियाकलाप थी, इसकी हमें जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। वहीं भीमबेटका को देखें तो भीमबेटका में सभी ऐतिहासिक चरणों में मध्य पाषाण काल अवधि बहुत अच्छी तरह से अपने लघु पाषाण उद्योग के साथ परिभाषित है। वहीं हम देखें तो मध्य पाषाण काल के बहुत से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की पाषाण कला में मुख्य रूप से लाल गिरुआ में किए गए चित्र शामिल हैं। हम देखें तो भीमबेटका में हमें लाल गिरुआ रंग के कुछ चित्रकारी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि पाषाण कला के प्रमुख साक्ष्य के रूप में हम देख सकते हैं। वहीं हम देखें तो सफ़ेद, पीले और हरे रंग का भी वहाँ उपयोग हमें देखने को उनकी चित्रकारी में मिलता है। और उनकी चित्रकारी हम देखें तो वह प्राकृतिक, अलंकारिक और अमूर्त कला को प्रदर्शित करती है। इनमें कई तरह के हमें दृश्य देखने को मिलते हैं जो उनके द्वारा चित्रकारी में बनाए गए हैं, जैसे शिकार हो गया, मछली पकड़ने की चित्रकारी, चाहे शहद जो संग्रह किए जाते थे, इस प्रकार के चित्रकारी वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वहीं देखें तो नाच और कुछ दृश्य ऐसी भी हैं जो शायद कबीले धर्म से जो उनका धार्मिक गतिविधि जो होती थी उससे संबंधित उनकी चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती है। भीमबेटका में मध्य पाषाण काल 7वीं सहस्त्राब्दी BCE तक कालबद्ध की जा सकती है। सार्वभौमिक ऐतिहासिक महत्व के कारण भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व सूची में अंकित किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखेंगे कि भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। वहीं हम देखें तो भीमबेटका में जो है मध्य पाषाण काल जो 7वीं सहस्त्राब्दी BCE की जो कालखंड है, उस समय हम भीमबेटका
के निर्माण की हम अंदाज़ा या अनुमान लगाते हैं। वहीं अन्य महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल को देखें तो मेहरगढ़ भी इसमें प्रमुख हैं। आइए मेहरगढ़ को जान लेते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास कच्छी मैदान के उत्तरी भाग में बोलन घाटी में स्थित है। तो मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ वर्तमान जो पाकिस्तान है उसमें जो बलूचिस्तान स्थान है वहाँ बोलन घाटी में स्थित है। मेहरगढ़ की जो खुदाई से 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में बिखरे हुए 7 व्यावसायिक स्तर का पता चला है। जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो 200 से अधिक 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में हमें कई प्रकार के व्यावसायिक स्तर का गतिविधियों का हमें पता चला है। वहीं हम देखें तो मेहरगढ़ में प्रारंभिक स्तरों में नवपाषाण की शुरुआत को 8वीं सहस्राब्दी BCE में रखा गया है। अगर मेहरगढ़ के हम ऐतिहासिकता को अगर कालबद्ध करें, समय निर्धारण करें तो यह नवपाषाण की शुरुआत जो कि 8वीं सहस्राब्दी BCE है, उस समय हम इसका अनुमान लगाते हैं। उस समय के लोग हाथ से बने कच्ची ईंटों से बने छोटे आयताकार कमरों में रहते थे। यह मेहरगढ़ के समय की यह विशेषताएं हैं। लोग हाथ से बने कच्ची ईंटों से बने छोटे आयताकार कमरे में रहते थे। पत्थरों के औजार का वो इस्तेमाल करते थे। वहीं हम देखें तो नवपाषाण काल की ग्राउंड या पॉलिश की गई कुल्हाड़ियाँ भी हमें वहाँ से प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण काल की ग्राउंड या पॉलिश की गई जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो भी हमें प्राप्त हुई है। हालांकि ब्लेड आधारित लघु पाषाण के औजार प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि वहाँ हम देखें तो ब्लेड आधारित मतलब तीखा नोक बना हुआ जो औजार हैं वे लघु पाषाण काल के हमें औजार प्रचुर मात्रा में वहाँ से प्राप्त होते हैं। घिसने से पत्थर और कुल्हाड़ियों के उपकरण जैसे कि सुताड़ी और सुइयाँ भी प्राप्त वहाँ से हुए हैं। वहाँ हम देखें तो पत्थर को घिस करके सुताड़ी और सुई जैसे नोकीले औजार बनाने की जो उनकी क्षमता थी इसका भी हमें पता चलता है और इस प्रकार के कई उपकरण हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह मेहरगढ़ की मुख्य विशेषताएं हैं। वहीं देखिए तो वहाँ पे हमें कई प्रकार के कब्रिस्तान भी देखने को प्राप्त हुए हैं। एक किनारे में एक कोना कटा हुआ है जिसमें शरीर और कब्र का सामान रखा जाता था। इसे मिट्टी के ईंटों की एक दीवार द्वारा बंद कर दिया गया था। शरीर लाल गेरुआ से ढका हुआ था। शरीर जो है लाल गेरुआ रंग के किसी वस्तु से ढका हुआ था जो प्रजनन संबंधी विश्वास की ओर संकेत देते हैं। उनकी कुछ मान्यता थी, इस प्रकार से करने से इनका दोबारा जन्म होगा या ऐसा कुछ, तो कह सकते हैं कि प्रजनन संबंधी जो उनका विश्वास था, इस प्रकार की मान्यता हमें उनके क्रियाकलापों से ऐसी जानकारियों का एक अनुमान होता है। कब्र में रखे जाने वाले जो सामान में बिटुमेन में लेपी गई कई कटोरी, ताम्र और सीप के मनके आदि हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ कंकाल सर की पट्टी और कमर पर सीप मनकों के हारनुमा बेल्ट के साथ भी हमें पाए गए हैं। ऐसे कुछ कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं जिनके कमर पर सीप मनकों नुमा बेल्ट हमें प्राप्त हुए हैं। वहीं देखिए तो मेहरगढ़ की जो शुरुआती अवधि में निर्वाह गतिविधियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हम मेहरगढ़ का अध्ययन करते हैं तो उस समय वह किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करते थे, इससे संबंधित गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें शिकारी संग्रह, जीवन पद्धति से पशुपालन की ओर उनके बढ़ते क्रम हमें साफ दिखाई देते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो विभिन्न किस्म के पौधों के अवशेष हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन पौधों की कटाई बिटुमेन में स्थापित पत्थर के ब्लेड से की जाती थी। इसका उपयोग संभवतः दरांती के रूप में किया जाता था। वहीं हम देखें तो कुछ पौधों की जो कटाई है वह पत्थरों को ब्लेड नुमा बना करके उसे काटने के प्रयोग के बारे में हमें मेहरगढ़ से जानकारी प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से जानवर का शिकार करने से लेकर पशुपालन तक उनकी पहुंचने या विकसित होने की जो क्रम है वह हमें साफ नज़र आता है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, ये कुछ मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल है उसके कुछ चित्र हैं, देख सकते हैं। वहीं आइए हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता पहला पुरातात्विक स्थल है जिसकी 1920 में खुदाई की गई थी। तो यह ध्यान रखेंगे,
हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का पहला पुरातात्विक स्थल जो था उसकी खुदाई 1920 में की गई थी, इसलिए इसके नाम पर सभ्यता का नाम रखा गया है। इसलिए इस स्थान पे जो हमें पहली जो खुदाई हुई थी हड़प्पा स्थान पे, इसी कारण से इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है वो लगभग 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन अब जो यह नदी है इससे करीब 10 किलोमीटर दूर पर बहती है। उस समय यह नदी के किनारे में स्थित थी, पर धीरे धीरे समय क्रम बीतते हुए नदी यहाँ से सूखते हुए दूर हो चुकी है, जो कि अब लगभग 10 किलोमीटर दूर पे बह रही है। हड़प्पा दुर्ग ऊंचे टीले पर स्थित है और बाकी शहर नीचे टीले पर स्थित है। अगर हड़प्पा की हम शहरों की बनावट को देखें तो दुर्ग के जो ऊंचे टीले, जो हड़प्पा के जो दुर्ग होते थे वे ऊंचे टीले पर स्थित होते थे, और बाकी जो शहर जहां आम लोग रहते थे वह शहर के निचले टीले पर स्थित हैं। मोटे तौर पर हम समांतर चतुर्भुज के आकार का गढ़ मिट्टी के ईंट की दीवार से घिरा हुआ पाते हैं। वहाँ हम देखें इनकी जो भवन संरचना का जो कौशल है वो लगभग समांतर चतुर्भुज के आकार में ये बनाते थे और मिट्टी के ईंट की दीवार से वह पूरी तरह घिरा हुआ होता था। इसमें बड़े बड़े बुर्ज यानी द्वार होते थे, एक अन्न भंडार होता था, एक अन्न भंडार हमें मिला है। वहीं 18 गोलाकार फर्श और कामगार के क्वार्टर की पहचान माउंट एफ के उत्तर में की गई है। वहीं 18 गोलाकार फर्श और कामगार के क्वार्टर के रूप में जो हमें वहाँ से साक्ष्य मिले हैं उसकी पहचान हो सकी है। वहीं देखें तो वहाँ में सीप, तांबा, गोमेद की वस्तुओं से बनाए गए कुछ वस्तुओं की कार्यशालाओं के बारे में पता चला है। वहीं हम देखें तो जो निचले हिस्से के जो शहर होते थे उन हिस्सों में घरों में नालियाँ, स्नानगार आदि होते थे। इस प्रकार हमें इस प्रकार के कला और उनके कौशल देखने को मिलते हैं कि उनके जो घर होते थे उनके हिस्सों में नालियाँ, स्नानागार आदि जो हैं ये सब बने होते थे। हड़प्पा के गढ़ टीले के दक्षिण में 2 कब्रिस्तान H और R37 हैं। हड़प्पा गढ़ का जो टीला है उसके दक्षिण में 2 कब्रिस्तान हैं। एक कब्रिस्तान का नाम H रखा गया है और दूसरा जो कब्रिस्तान मिला है उसे R37 कहा गया है। आप देख सकते हैं यह हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल है जो खुदाई के दौरान इस प्रकार के शहर का हमें पता चला, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। वहीं हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगर हम मोहनजोदड़ो पुरातात्विक स्थल की बात करें तो यह भी पाकिस्तान में ही स्थित है, लेकिन यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर हम यहाँ जो हमें उत्खनन के दौरान जो हमें क्षेत्र स्थल मिले हैं वह लगभग 200 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। उच्च और निम्न शहर 2 टीले शामिल हैं। जिस प्रकार हमने हड़प्पा में देखा था उसी प्रकार की कुछ संरचना यहाँ भी हमें मिलती है। कुछ टीले ऊंच स्थान पे, ऊंच टीले पे और कुछ निम्न टीले पे कुछ शहर के निर्माण का हमें साक्ष्य मिला है। वहीं हम देखें एक कृत्रिम मिट्टी और कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया है। उच्च क्षेत्र जो है लगभग 400 बाय 200 मीटर के क्षेत्र में एक कृत्रिम मिट्टी और कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया है। इस चबूतरे पर स्थित महास्नानागार एक उत्कृष्ट संरचना है जो हड़प्पा के लोगों के विज्ञान कौशल का प्रतिनिधित्व करती है। हमें यहाँ जो क्षेत्र मिले हैं कुछ, वहाँ हम देख सकते हैं कि 400 बाय 200 मीटर के क्षेत्र में एक कृत्रिम मिट्टी और ईंट के टीले जिसे चबूतरा के रूप का आकार दिया गया है और इस पे हमें एक बहुत बड़े आकार में स्नानागार देखने को मिलता है जो उस समय की हड़प्पा के लोगों के विज्ञान कौशल की हमें उत्कृष्ट विज्ञान कौशल के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये जो स्नानागार है वह 14 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरा है। इस चबूतरे पर अन्य संरचनाओं में एक भंडारगृह, पुरोहितों का कॉलेज और एक सभागार स्थित है। ये जो इतना बड़ा चबूतरा हमें मिला था इसमें स्नानागार के साथ ही भंडारगृह, पुरोहितों का कॉलेज और एक सभागार भी हमें देखने को मिलता है। वहीं निचले शहर की बात करें तो इसको 4 व्यापक सड़कों द्वारा प्रमुख ब्लॉकों में विभाजित किया गया है जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाते हैं। यानी कि
चौराहे की तरह, इस शहर के अंदर चौराहे की तरह सड़क बनाई गई है और सभी जो हैं इस प्रकार हम देखें तो प्रमुख ब्लॉकों में विभाजित हैं, जो उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम की ओर जाते हैं। निचले शहरों में विभिन्न आकारों के कई घरों के अवशेष पाए गए हैं। ये संभवतः सामाजिक अंतर का संकेत देते हैं। वहीं निचले स्तर के जो निचले टीले के जो घर हैं उसमें अलग अलग घर भिन्न भिन्न आकार के दिखते हैं। इससे हमें यह अनुमान लगता है कि जिस प्रकार मान लीजिए कोई अत्यधिक धनी है या अत्यधिक सक्षम है तो उसने अपना घर बड़ा या भव्य बनाया, जो उतना सक्षम नहीं है वह अपना घर छोटा या उससे थोड़ा कम भव्य होगा। इस प्रकार के अंतर दिखते हैं। ये हमें सामाजिक जो अंतर है, आर्थिक स्थिति जो लोगों की थी वह भिन्न भिन्न थी, इसका हमें अनुमान लगता है। वहीं हम देखें तो इन घर में प्रसिद्ध पुरोहितों राजा की पत्थर की मूर्ति पाई गई है। बड़ी संख्या में दुकानें मिली हैं। तांबे का काम होता था। मनका बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सीप वर्क सबकी पहचान की गई है कि इस प्रकार की लघु उद्योग उस समय भी चल रहे थे और इसका निर्माण बड़े स्तर पे हो रहा था। लोगों को इसकी जानकारी थी। इस प्रकार की जानकारी हमें उत्खनन के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। घरों में स्नानागार के अलावा यह अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो से 700 अधिक कुएं रहे होंगे जो शहर की अनुमानित आबादी के लिए उपयुक्त थे। वहीं एक अनुमान लगाया गया है जो घरों मतलब प्रत्येक घर में जो जैसे स्नानागार हमें देखने को मिलता है उसी प्रकार हम देखें तो एक अनुमान के मुताबिक लगभग मोहनजोदड़ो में 700 अधिक कुएँ की खुदाई रही होगी, कुएँ बने रहे होंगे जिससे जो पूरे आबादी है उसको लगातार पानी पीने के लिए मिलता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो यह उन्नत वैज्ञानिक तकनीक हमें मोहनजोदड़ो के समय में देखने को मिलती है और उनकी वैज्ञानिक कौशलता साफ हमारे सामने प्रस्तुत होती है। वहीं धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ में खादिर बेट नामक एक द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ में खादिर बेट नामक एक द्वीप है, वहाँ स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से है। ये भी हड़प्पा का ही एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो धौलावीरा है वह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से एक है। वहीं इसकी खासियतों की बात करें तो अन्य हड़प्पा स्थलों के विपरीत पक्की ईंटों के बजाय धौलावीरा की संरचनाएं बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। अन्य जो हमने पढ़ा वहाँ हमने देखा कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था संरचना, मकान, भवन, स्नानागार या अन्य प्रकार की संरचना बनाने के लिए पक्की ईंटों का निर्माण हो रहा था। यहाँ उससे थोड़ी उन्नत तकनीक हमें दिखती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि संरचना बलुआ पत्थर से निर्मित है। वहीं देखिए तो धौलावीरा की जो बस्ती है अन्य बस्तियों से भिन्न है। जैसे उच्च शहर और निचले शहर के दोहरे विभाजन की बजाय इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अन्य हमने पढ़ा वह ऊंचे टीले पे और नीचे टीले पे 2 तरह की संरचना शहरों का निर्माण हमें देखने को मिलता है, पर यहाँ इस प्रकार के दोहरे विभाजन की बजाय हमें यहाँ 3 भागों में विभाजित किया गया तकनीक दिखता है। उच्च शहर, मध्य शहर और निचला शहर। उच्च शहर और मध्य शहर के बीच एक खुले क्षेत्र की पहचान एक स्टेडियम के रूप में की गई है, जिसका संभवतः उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए, प्रयोजनों के लिए किया जाता होगा। इस प्रकार का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। शहरों ने एक अद्वितीय जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का दावा किया। वहीं देखें तो जल संचयन के लिए जो प्रबंधन प्रणाली है यह विकसित उन्नत तकनीक हमें धौलावीरा में देखने को भी मिलता है। इस प्रकार के हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। यहाँ देख सकते हैं धौलावीरा की यह तस्वीर है। वहीं बात करें तक्षशिला की तो तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्व पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। तो यह ध्यान रखेंगे तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्व में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। इसका महत्व बौद्ध, जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथ के साथ ग्रीक रोमन ग्रंथों से पता चलता है। इस स्थान का महत्व अगर हम देखें तो इस स्थान का महत्व हमें बौद्ध हो गया, चाहे जैन या ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ मिलते हैं उनसे हमें इस स्थान का महत्व का पता चलता है। वहीं ग्रीक रोमन ग्रंथ जो हैं उससे भी इस स्थान के महत्व का हमें पता चलता है। पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से उत्खनित प्राचीन शहर है। अगर हम पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो यह जो तक्षशिला है वह भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी अन्य पुरातात्विक स्थल मिले हैं उन सब में सबसे अधिक बड़े स्तर पर और व्यापक रूप में उत्खनित प्राचीन शहर के रूप में मौजूद है।
तक्षशिला में 3 टीले हैं, भीर, सिरकप और सिरसुख, जो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के हैं। भीर सबसे पुराना शहर है जो 6वीं-5वीं शताब्दी BC के आसपास शुरू हुआ। अगर भीर की बात करें, जो भीर हमें जो टीला मिला है उस पे बने शहर की अगर हम बात करें तो यह जो है 6वीं-5वीं शताब्दी BC के आसपास शुरू हुआ था और 2री शताब्दी BCE तक जारी रहा। वहीं मौर्य काल के दौरान तक्षशिला बेतरतीब था। इसके 4 मार्ग, 5 गलियां और संबंध घरों की पहचान की गई है। वहीं कुछ खुले स्थानों पर सड़कों पर नागरिकों द्वारा कूड़े के डिब्बे रखने का संकेत मिलता है। इस प्रकार हम देखें तो इस प्रकार की महत्व जानकारियाँ हमें तक्षशिला से प्राप्त होती है। वहीं दूसरी बस्ती सिरकप की स्थापना 2री शताब्दी BC से हुई है। इसमें मुख्य सड़क के साथ ग्रिड योजना को अपनाया गया था। यह योजना 4 शताब्दियों तक चली और इसने पूर्व ग्रीक, इंडो ग्रीक और शक पल्लव काल का प्रतिनिधित्व किया है। इस प्रकार से आज हमने तक्षशिला सहित महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ा और समझा। इसमें वैसे आगे और भी हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इनमें से कुछ पुरातात्विक स्थलों के बारे में पूछे जाएंगे। तो मैंने जो आपको बताया है उसमें से अगर 3 से 4 के बारे में भी आप लिख देते हैं, बता पाते हैं, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।